यादें कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी। लम्हे कुछ हसीन, कुछ दर्द भरे, कुछ रंगीन, कुछ गमगीन। चलते हैं इस सफर पर उन्हीं हसीन यादों और उन्हीं हसीन लम्हों के साथ, और बनते हैं हिस्सा उन यादों का और उन लम्हों का। नमस्कार, आदाब। मैं पंचायत मिश्रा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। साल था 1975। अमिताभ बच्चन दीवार और शोले की सफलता के बाद अपने आप को धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे सितारों की कतार में खड़ा कर चुके थे। राजेश खन्ना अब तक सुपरस्टार थे। सुपरस्टार अमिताभ नहीं हुए थे। अमिताभ को अभी दी अमिताभ बच्चन बनना बाकी था। 2 जाने की शूटिंग चल रही थी। अमिताभ, जैसी कि उनकी आदत है, समय पर सेट पर आए और पूरी तरह तैयार होकर सेट पर कुर्सी पर बैठे थे। 11 साढ़े 11 का वक्त होगा सुबह का। सेट पर रेखा की एंट्री होती है। रेखा अपने मेकअप रूम में जाती हैं, तैयार होती हैं। 12 बजे के आसपास सबको हाय हेलो करते हुए आगे अमिताभ की बगल की सीट पर बैठ जाती हैं और आते ही उन्होंने अमिताभ को हेलो। हालांकि 2 अनजाने की शूटिंग इसके काफी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन और अमिताभ और रेखा के सोलो सीन शूट हुए थे। दोनों कॉम्बिनेशन में शूटिंग का पहला दिन था। रेखा ने अमिताभ को हेलो बोला। अमिताभ ने रेखा की तरफ एक बार देखा और अपने स्टाइल में कहा कि जाइए अपना डायलॉग याद कर लीजिए। हेलो का जवाब भी नहीं दिया। अमिताभ का इतना कहना, हालांकि अमिताभ और रेखा इसके बाद इनकी काफी घनिष्ठ दोस्ती हो गई, इनका अफेयर भी चला, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन शायद यही एक बात, जाइए अपना डायलॉग याद कर लीजिए, यही एक लाइन है जिसने रेखा की पूरी तरह जिंदगी बदल दी। वो रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ से एक साथ सीनियर है, लेकिन बहुत कम उम्र में आ गई थी। 14-15 साल की उम्र में आ गई थी। साउथ की फिल्म में काम किया था, उसके बाद हिंदी फिल्म में। साउथ वाला पहली फिल्म थी, वो सफल हुई, एक स्टार बन गई। इतना हो गया, चलो एक लड़की आ गई है, फिल्में मिलनी शुरू हो गई। कुछ फिल्मों में एज ए लीडिंग लेडी भी थी, जैसे पहली साउंड भादो में थी, उसके बाद धर्मा आई, धर्मा में थी। धर्म के साथ एक कहानी किस्मत की आई थी, उसमें थी। लेकिन जहाँ लीडिंग लेडी भी होती थी, वहाँ एक जस्ट एक हीरोइन चाहिए, इसलिए उनको ले लिया जाता था। 2-4 गाने हैं, 2-4 सीन है, एक ड्रामेटिक सीन आ गए, एक रोमांटिक सीन आ गए, हीरोइन का काम खत्म हो गया। फिल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता था वो हीरो का ही होता था। लेकिन अगर आप उनकी 2 जाने के बाद की जर्नी देखें, जो 2 जाने के पहले की जर्नी है, वो साउंड भादो शुरू होकर और जो उनकी कुछ आखिर की फिल्में हैं, जैसे धर्म कर्म है, और जो धर्म कर्म जो 1975 में आई थी, धर्म कर्म, धर्मा, ऐसी फिल्म है। लेकिन जो 76 के बाद की फिल्में देखें, उसमें आपको एक अलग रेखा दिखाई देती है। बातें कर रहे थे 2 अनजाने के बारे में। रेखा और अमिताभ मिले। जैसे मैं कह रहा था कि रेखा ने अमिताभ को हेलो कहा और अमिताभ ने रेखा को हेलो का जवाब भी नहीं दिया और कहा कि अपना डायलॉग अच्छे से याद कर लीजिए। ये इतना कहना, अमिताभ का इतना कहना, शायद यही वो बात है जिसने पूरी तरह से रेखा की जिंदगी बदल दी। वो रेखा जो सेट पर लेट आती थी, अक्सर यूनिट के मेंबर के साथ बदतमीजी करती थी। इसके बाद इसी में 2 अनजाने की शूटिंग में ही लोगों को परिवर्तन दिखाई देने लगा, और किसी के साथ का क्या असर होता है। अब 2 अनजाने के पहले की रेखा की फिल्में देखी तो रेखा अपने काम को लेकर सीरियस दिखाई नहीं देती। यहां तक कि आवाज में भी परिवर्तन साफ दिखाई देता है। 2 अनजाने की पहले फिल्में हैं, जैसे रेखा की धर्म कर्म हो या धर्मात्मा हो या उनकी बाकी की और फिल्में हो, कहानी किस्मत की हो, उसमें उनकी आवाज में एक बेरुखी, एक या यूं कह लें लापरवाही, एक कैजुअलनेस दिखाई देती है। और वही 2 अनजाने के बाद की उनकी फिल्में, चाहे घर हो, मुकद्दर का सिकंदर हो, सुहाग हो, रेखा की आवाज में अचानक एक बेस दिखाई देता है। अचानक एक अलग सा निखार, एक अलग सी खूबसूरती आ जाती है उनकी आवाज। आप उनका फिगर देखें, जो रेखा 2 अनजाने से पहले बहुत मोटी, उनको मोटी कहा भी जाता था, और 2 अनजाने के बाद उनका फिगर देखिए। अमिताभ से मिलते ही एक जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया रेखा के अंदर।
हर आदमी दुनिया में आता है, दुनिया से चला जाता है, दुनिया में कई लोगों से मिलता है, लेकिन जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका एक इंसान के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कभी कभी वो प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, कभी कभी प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। रेखा भाग्यशाली थी, उनको 2 सेट पर अमिताभ मिले और अमिताभ का उनके जीवन पर ये तो कई तरह से प्रभाव पड़ा। अगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। 2 के बाद अगर रेखा की जर्नी देखें तो कमाल की जर्नी है। जो रेखा उसके पहले सपोर्टिंग रोल में आती थी, जैसे आप देखें कुछ फिल्मों में लीडिंग लेडी कर रही थी, जैसे गोरा, लेकिन गोरा और काला, धर्मात्मा, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें उनको छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल मिलते थे। जब काम करना है तो रेखा वो प्रस्ताव स्वीकार कर लेती थी, काम कर लेती थी। 2 के बाद रेखा अपने करियर को लेकर कितनी फोकस हो गई। ऐसी फिल्में उन्होंने की जो हीरोइन सेंट्रिक फिल्में थी, जैसे झूठी, खूबसूरत, ऐसी कई फिल्में उसके बाद आई। पूरा 80 का दशक तो रेखा लगभग अपनी ज्यादातर फिल्में सिर्फ एज ए लीडिंग लेडी की, हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में ही की। लेकिन सब ऐसे नहीं होता है। जरा थोड़ा पीछे आते हैं, रेखा के बचपन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल अलग कहानी है रेखा की, सभी से हटके। माँ भी एक्ट्रेस थी, पिता तो सुपरस्टार थे साउथ के, जेमिनी गणेशन। कोई भी लड़की इस माहौल में पैदा होती तो राजकुमारियों की तरह रहती, लेकिन वो रेखा के साथ नहीं हुआ। जेमिनी गणेशन पिता तो थे, फिर उन्होंने आधिकारिक तौर पर ना रेखा की माँ को पत्नी का दर्जा दिया, ना रेखा को बेटी का दर्जा दिया। बड़े अभाव में जीवन बीता। थोड़ी बड़ी हुई, 14-15 साल की हुई, तो घर चलाने के लिए माँ खुद बेटी को लेकर स्ट्रगल करने लगी, प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के चक्कर काटने लगी, फिल्मों में काम दिलाने के लिए। कुछ साउथ की फिल्मों में काम किया, उसके बाद हिंदी फिल्मों की तरफ झुका हुआ, हिंदी फिल्मों में काम मिला, सावन भादो लॉन्चिंग हुई। ये बात वही थी जैसा मैं पहले कह रहा था, काम को लेकर रेखा में वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही थी। ये सिलसिला करीब 5-6 सालों तक चला, तब तक जब तक अमिताभ से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन 2 अनजाने के बाद तो जिंदगी बदल गई। और भाग्य का भी खेल देखिए, क्योंकि 2 अनजाने कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, बहुत सफल फिल्म नहीं थी, औसत दर्जे की सफलता मिली थी फिल्म को। लेकिन अमिताभ और रेखा की जोड़ी दर्शकों को और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को भी बहुत पसंद आई। 2 अनजाने की शूटिंग चल ही रही थी, तब तक इन दोनों कई फिल्मों के प्रस्ताव मिल गए, जैसे गंगा की सौगंध, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, एक साथ कई फिल्में। और भाग्य का खेल देखिए, सारी फिल्में हिट भी हुई, ये सारी फिल्में भी हिट हो रही थी। इन दोनों का काम भी दर्शकों को पसंद आ रहा था। और जब एक्टर एक साथ इतनी फिल्मों में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना तो स्वाभाविक है। वैसा इन दिनों के साथ भी हुआ। अमिताभ और रेखा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और इनकी केमिस्ट्री का असर स्क्रीन पर दिखाई देता है। खास करके मुकद्दर का सिकंदर का और रेखा के मरने वाला सीन देखिए, वो सीन देख करके तो खुद जया बच्चन भी हतप्रभ रह गई थी। या फिर सिलसिला में इनकी केमिस्ट्री देखें, नीला आसमां सो गया, इस गाने में रेखा की परफॉर्मेंस देखिए। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, ये गाना देखिए। खास करके रेखा जब इस गाने में ये बोलती है, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्मों जा पिघलते हैं, वहां पर आप रेखा के एक्सप्रेशन देखिए, अमिताभ के एक्सप्रेशन देखिए। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। यश चोपड़ा जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि फिल्म बनाते वक्त उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये उनका कहना है, सिलसिला में मैं रियल लव स्टोरी को रील पर दिखा रहा था। सेट का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक्टर आते, अपना सीन करते और जाकर अलग अलग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन पति पत्नी थे, लेकिन वो भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पूरी की पूरी शूटिंग बहुत तनावपूर्ण माहौल में हुई थी। और जहां तक मैं समझता हूँ, ये तनाव, ये टेंशन स्क्रीन पर दिखाई देती है। सिलसिला के फ्लॉप होने की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक बड़ी वजह और है सिलसिला फ्लॉप, शायद यश चोपड़ा ये जानते थे फिल्म का सब्जेक्ट ही बहुत तनावपूर्ण है, सब्जेक्ट में कहीं ह्यूमर की गुंजाइश नहीं है इन तीनों कैरेक्टर्स के बीच में। इसलिए यश चोपड़ा ने एज ए पैरेलल लीड संजीव कुमार को साइन किया था। संजीव कुमार एक महान अभिनेता थे। उनकी एक खासियत थी, सीरियस सीन्स में भी वो हल्का सा कॉमिक पंच या एक कोई न कोई ऐसा ह्यूमर डाल देते थे कि माहौल थोड़ा हल्का हो जाता था। इसलिए संजीव कुमार को लिया गया था। हालांकि खूबी अमिताभ बच्चन के अंदर भी है। अमिताभ बच्चन का वो कैरेक्टर ऐसा है कि 2 औरतों के बीच में फंसे हुए मर्द की कहानी है, जो प्रेम का उससे शादी नहीं हो पाती है, और जिससे शादी हुई, जो उसके भाई की गर्लफ्रेंड है जया बच्चन, उनसे उनकी शादी हो जाती है। तो उस भूमिका का ह्यूमर डालने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन ये काम संजीव कुमार कर सकते थे। और संजीव कुमार के वैसे कुछ हल्के फुल्के सीन्स थे, लेकिन जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई और फिल्म एडिट पर गई, एडिट टेबल पर गई, तो शायद अमिताभ ने संजीव कुमार के काफी सीन्स कटवा दिए। यश चोपड़ा डायरेक्टर थे, उनको करना नहीं चाहिए था।
फिल्म को बचाना या नहीं बचाना, कैसे बनानी है, ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। शायद यश चोपड़ा कहीं ना कहीं से चूक गए। ऐसा वो पहले भी कर चुके थे, जहां तक मैं समझता हूँ। ये कुछ त्रिशूल में भी हुआ है, काला पत्थर में भी हुआ है, और दीवार में भी हुआ है। यश चोपड़ा के साथ ही नहीं है, बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं। यश चोपड़ा ने डर में भी किया है सनी देओल के साथ। अक्सर जहां तक मैं समझता हूँ मनमोहन देसाई के सिवा है ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं हुआ जिसने ना किया हो। एक मनमोहन देसाई ही ऐसे थे जो ईमानदारी से मल्टी स्टार फिल्में बना लेते थे, तो चाहे अमर बरंतरी हो या नसीब, आप देख सकते हैं हर कैरेक्टर के साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। अब ये नहीं कह सकते कि किसी का रोल छोटा है किसी का बड़ा है। अब इसमें क्रेडिट ज्यादा अमिताभ ले जाते हैं नसीब और अमर बरंतरी में, तो इसका कुछ कारण तो है कि उनको थोड़ी कॉमेडी, उनके कैरेक्टर थोड़े कॉमिक हैं। नहीं तो हमारे बरंतरी में तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर विनोद खन्ना का था। एक डैशिंग पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, और कम बोलता है, बड़ा सीरियस है, मतलब की बातें करता है। लेंथ तकरीबन सबको बराबर ही मिली थी, लेकिन कुछ अमिताभ की खूबियां थी कि उन्होंने उस कैरेक्टर में इतनी कॉमेडी डाल दी या अपना मैनरिज्म कुछ ऐसा एंथोनी को दे दिया कि उनको उसमें क्रेडिट मिल गया। ये नसीब में भी हुआ था। लेकिन यहाँ मनमोहन देसाई को इन फिल्मों में ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उन्होंने किसी के साथ अन्याय किया। लेकिन यश चोपड़ा जी बहुत महान डायरेक्टर थे, उनकी काबिलियत पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। बेहतरीन फिल्में उन्होंने हिंदी सिनेमा को दी हैं, जहां वक्त में भी हो गया। हालांकि वक्त में यश चोपड़ा को दोष नहीं दूंगा, वक्त में उन्होंने तीनों कैरेक्टर की लेंथ बराबर दी थी, फुटेज बराबर दी थी। राजकुमार को कुछ ऐसे एक दो डायलॉग्स मिल गए थे जिसकी वजह से राजकुमार कैरेक्टर ज्यादा हाईलाइट हो गया। लेकिन वक्त के बाद अगर आए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दीवार में भी हुआ है। और यश चोपड़ा ही नहीं, बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं कि जब फिल्म बनाते हैं तो किसी एक कैरेक्टर की तरफ उनका थोड़ा ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा सिलसिला में भी हुआ था। हीरोइनों के साथ तो नहीं, हीरोइनों तो चाहे जया बच्चन हो या रेखा हो, उन दोनों को अपनी भूमिका स्क्रीन स्पेस बराबर मिला। लेकिन संजीव कुमार को जितना स्क्रीन स्पेस मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, और एक बहुत बड़ी वजह थी कि सिलसिला पिट गई। और ये सिलसिला क्या पिटी, इसी फिल्म के बाद शायद अमिताभ और रेखा में दूरियां भी आ गई, क्योंकि अमिताभ इसके बाद किसी फिल्म में रेखा के साथ नजर नहीं आए। लोगों का ये भी कहना है कि सत्ते पे सत्ता और खुद्दार में रेखा हीरोइन थी और अमिताभ ने उनको फिल्म से बाहर निकलवा दिया। सत्ते पे सत्ता में उनकी जगह हेमा मालिनी को ले लिया और खुद्दार में रेखा की जगह परवीन बाबी को ले लिया। खैर इसकी आधिकारिक पुष्टि कहीं नहीं हुई है इस बात की, ऐसा इंडस्ट्री में लोगों का कहना है। अमिताभ से रिश्ता टूटने की मैं एक और वजह समझता हूँ, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और ये इंदिरा गांधी की मृत्यु के पहले 1982 में अमिताभ का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत बुरा एक्सीडेंट था। लोग लगता ही था कि अमिताभ वापस आएंगे, लेकिन भाई ने अमिताभ का साथ दिया, अमिताभ ठीक होकर वापस आए। कहा जाता है कहीं जब अमिताभ हॉस्पिटल में एडमिट थे तो रेखा अमिताभ से मिलने गई थी, लेकिन जया बच्चन ने उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया। और रेखा ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो दिन मेरे लिए मृत्यु से भी ज्यादा भयानक था, कि जिसने मेरे साथ इतना काम किया है, जिसको मैं इतने वर्षों से जानती हूँ, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और मैं उसको देखने जाना चाहती हूँ और मुझे उससे मिलने नहीं दिया गया। यहाँ से दूरियां शुरू होती हैं। अमिताभ ठीक होकर वापस आते हैं, कुली रिलीज होती है, शराबी रिलीज होती है, दोनों फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है। 1984 में इंदिरा गांधी का दुखद हादसा होता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और आतंकवादी घटना का शिकार हुई, उनकी मृत्यु हुई। उनके पुत्र राजीव गांधी राजनीति में आए, देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ राजनीति में। और जो मेरा आकलन है वो यही है कि शायद रेखा से अमिताभ शादी कर लेते, लेकिन राजनीति में आने एक वजह था, बड़ी वजह था कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। लोग सिलसिला को इसकी वजह मानते हैं, अमिताभ और रेखा की दूरियों की वजह मानते हैं। हो सकता है सिलसिला दूरी वजह हो, लेकिन जो मेरी समझ है, जितना मैं समझता हूँ, इसकी वजह उनका राजनीति में जाना है। और अमिताभ ने चुनाव में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को बहुत भारी मतों से हराया था, सांसद बन गए। तो जितना मैं समझता हूँ कि अमिताभ का राजनीति में जाना इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है इन दूरियों का। इसके बाद से दोनों 1981 के बाद से किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। रेखा 80 के दशक की वो इकलौती अभिनेत्री है जिनका करियर लेट 60 से स्टार्ट होता है। उनकी जनरेशन की लगभग सभी अभिनेत्री हैं, चाहे राखी हो, शर्मिला टैगोर हो, जीना तमान, परवीन बबी, सबका करियर लगभग खत्म हो चुका था। राखी और शर्मिला टैगोर काम भी कर रही थी तो वो चरित्र भूमिकाएं कर रही थी। हेमा मालिनी भी शादी करके सेटल हो गई थी, उसका वो भी चरित्र भूमिकाओं में दिखाई दे रही थी। हालांकि हेमा जी ने बालों में वार्टनर नहीं लगाया, माँ की भूमिका से इनकार किया, लेकिन अब वो हीरोइन भी नहीं रही थी। उनका कैरेक्टर रोल होता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रोल होता था। लेकिन रेखा अब भी उसी तरह की भूमिकाएं कर रही थी जो 70 के दशक की शुरुआत में कर रही थी, बल्कि ये कहें तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कर रही थी। अब तो वो लीडिंग लेडी भी थी और अपनी ज्यादातर फिल्मों में सेंट्रल कैरेक्टर भी रेखा का ही होता था। अगर हम 80 के दशक के मध्य में आते हैं तो जाल, भ्रष्टाचार और ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें रेखा सेंट्रल कैरेक्टर कर रही है। अगर हम लेट 80 या अर्ली 90s में आए तो गीतांजलि है, अब इंसाफ होगा है, निशाना है, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें रेखा की सेंट्रल कैरेक्टर कर रही हैं।
या तो हीरो है नहीं है, तो कोई छोटा है, अगर बड़ा हीरो भी है जैसे जाल में, भ्रष्टाचार में, अब इंसाफ होगा और निशाना मिथुन चक्रवर्ती है, तो मिथुन का कैरेक्टर जो है वो रेखा कैरेक्टर के मुकाबले छोटा है। खून भरी बांध लीजिए, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा है, कबीर बेदी है, लेकिन दोनों की भूमिका छोटी है, रेखा सेंट्रल कैरेक्टर कर रही है। गीतांजलि लीजिए, गीतांजलि में जितेंद्र है, शक्ति सामंत प्रोडक्शन की फिल्म थी, सेंट्रल कैरेक्टर रेखा का है। ये अमिताभ के साथ का ही असर था कि रेखा ने अपने अंदर वो चीज लाई, वो निखार अपने अंदर लाया, अपने आप को इस काबिल बनाया कि मिड 30s और लेट 30s में रेखा को सेंट्रल कैरेक्टर मिल रहा था। यहाँ तक कि 40 की उम्र पार करने के बाद भी रेखा ने जो भूमिका की है, मुख्य भूमिकाएं ही है। अपने आप को इस काबिल बनाना, इतनी क्षमता अपने अंदर लाना कि तपस्या से कम नहीं है, लेकिन रेखा ने वो करके दिखाया। और जहां तक मैं समझता हूँ, शायद अगर अमिताभ रेखा के जीवन में नहीं आए होते तो ये संभव नहीं हुआ होता। दो अनजाने में रेखा ने वो देखा जो उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि दो अनजाने के पहले रेखा और अमिताभ एक साथ नहीं है। अर्ली 70s में एक फिल्म शुरू हो रही थी, दुनिया का मेला। उस फिल्म में पहले हीरो अमिताभ थे, हीरोइन रेखा थी, लेकिन वो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। तब रेखा स्टार थी और अमिताभ एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे। फिल्म शुरू हुई, लेकिन शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स का दबाव पड़ा तो अमिताभ को फिल्म से निकाल दिया गया और अमिताभ की जगह संजय खान को लिया गया। और यहाँ कमाल ये हुआ, जब दुनिया का मेला रिलीज हुई तब तक जंजीर रिलीज हो चुकी थी और अमिताभ स्टार बन चुके थे, और दुनिया का मेला संजय खान को लेकर रिलीज हुई और फ्लॉप हुई। जाहिर है प्रोड्यूसर डायरेक्टर पछताए होंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन दुनिया का मेला के समय जिस अमिताभ को रेखा ने देखा था और दो अनजाने में जिस अमिताभ को देखा था, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। अब वो जिस अमिताभ को देख रही थी वो बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन फिर भी सबसे पहले बनाता था। यूनिट के छोटे से छोटे मेंबर से बड़े सम्मान से और बड़े प्रेम से बात करता था। किसी तरह का कोई स्टाइल टेंट्रम नहीं था, कोई नखड़े नहीं, सबसे बहुत ही पोलाइट होकर बात करता था। और काम को लेकर इतना, अपने काम को लेकर इतना कमिटेड था कि सेट पर जब आता था पूरी तैयारी के साथ आता था। जबकि रेखा इसके बिल्कुल अलग थी। वो आती, बार बार रिटेक देती, कभी डायलॉग शायद नहीं होते, कभी एक्सप्रेशन मिस हो जाते, सेट पर लेट आती थी। ये सारी गंदी आदतें उसके बाद सुधर। और रेखा ने अपने आप पर काम करना शुरू किया, आवाज पर काम किया, फेस पर काम किया, फेस एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइज। जैसे मैं हर एपिसोड में कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज से ज़्यादा जरूरी है अपने चेहरे पर काम करना। आप अभिनेता या अभिनेत्री हैं, हमारा चेहरा ही हमारी प्रॉपर्टी है। हम इसको जितना संभाल के रखेंगे, जितना बना के रखेंगे, इसके ऊपर जितना काम करेंगे, हमारी आवाज़ ही हमारी प्रॉपर्टी है। अपनी आवाज़ पर जितना काम करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा होगा। आवाज़ पर, चेहरे पर, बॉडी पर रेखा की हुई मेहनत साफ साफ दिखाई देती है, और अब भी दिखाई देता है। आज रेखा की उम्र 70 के आसपास पहुंच गई है। आप अब भी देखें, उनकी बॉडी देखें, चेहरा देखें, आवाज़ देखें, आंखें देखें, शरीर के एक एक हिस्से पर रेखा ने काम किया। और हर एक्टर को करना चाहिए, चाहे अभिनेता हो या अभिनेत्री हो। हम 80s में थे, जैसा कि मैंने कहा था, पूरे 80s में रेखा ने अपनी 70 से 80% जो फिल्में थी एज ए लीडिंग लेडी के तौर पे की, और फिल्म में उनका सेंट्रल कैरेक्टर था। 80 का दशक अपने आखिर में था, रेखा ये उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अमिताभ उनको मिलेंगे। अचानक एक खबर सुनाई देती है कि रेखा ने किसी मुकेश अग्रवाल नामक बिजनेसमैन से शादी कर ली है। सबके लिए बड़ा शॉकिंग था। पता नहीं ये रेखा ने ये कदम गुस्से में उठाया या सोच समझ के उठाया, जो भी हो, लेकिन शादी तो हो गई। और शादी के कुछ ही महीनों बाद ये सुनाई देता कि उसमें मुकेश अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने, जो रेखा का पति था, उसने आत्महत्या कर ली। न्यूज में यह आया कि उसने रेखा के दुपट्टे को अपने गले में डालकर आत्महत्या की। शायद फिल्म इंडस्ट्री की नहीं, दुनिया की अच्छी से अच्छी औरतें, मजबूत से मजबूत औरतें इस घटना के बाद टूट जाती। लेकिन जीवन में हुई और घटनाओं ने शायद रेखा के बचपन ने रेखा को इतना मजबूत बना दिया था कि रेखा टूटी नहीं, बल्कि दुगनी ताकत के साथ खड़ी। उसके बाद उनकी कुछ फिल्में आई, गीतांजलि, अब इंसाफ होगा, इस सारी फिल्में अर्ली 90s में आई थी। और रेखा ने अपना सफर वहीं वैसे ही जारी रहा जैसे पहले चल रहा था। मुकेश अग्रवाल की मृत्यु ने रेखा को देश में ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बुरी तरह बदनाम कर दिया था। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने, यहाँ तक कि वो तो खुद को शोमैन भी कहते थे, उन्होंने कहा था कि अब कोई भी शरीफ माँ बाप किसी फिल्म एक्ट्रेस को बहू बनाना पसंद नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े चरित्र अभिनेता ने कहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रेखा को फेस कैसे करूँ। ऐसी बहुत से उटपटांग बयान फिल्म इंडस्ट्री में सुनाई, लेकिन रेखा ने किसी को इन बातों पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक बार सिर्फ उन्होंने ये इस खबर पर कहा, जब न्यूज पेपर्स में और न्यूज चैनल में ये खबर सुनाई दे रही थी कि मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे को लगाकर आत्महत्या की, तो उन्होंने इस पर कहा, ये किसने देखा था कि उन्होंने दुपट्टे को लगाया। उन्होंने कहा ये खबर कोरी बकवास है, उन्होंने मेरे दुपट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था। पता नहीं रेखा ने वो दिन कैसे निकाले, क्योंकि ऐसी घटना थी जो मजबूत से मजबूत औरत को तोड़ देती, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। रेखा ने काम करना वैसे ही जरूरी था। पूरा का पूरा सब 90 का दशक गया। 90 के दशक के मध्य में रेखा ने एक टीवी शो में कहा था कि मेरे पति की मृत्यु ने, अब उन्होंने किस मूड में कहा था, उनके मन में क्या भावनाएं थी, उन्होंने कहा था ये शायद मेरे जीवन की हुई सबसे अच्छी घटना है,
इसने मुझे बहुत मजबूत बनाया। हालांकि उन्होंने उस रिपोर्टर से कहा था कि मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। 90 का दशक अपने आखिरी दौर में गुजर रहा था। सारा देश अपनी बाहें फैलाए 21वीं सदी का इंतजार कर रहा था। रेखा ने धीरे धीरे अपना झुकाव चरित्र भूमिकाओं की तरफ शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी भूमिकाओं में वजन उतना ही होता था, कैरेक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट होते थे। जैसे शुरुआत दौर की बात करें तो कोई मिल गया मैं रेखा ऋतिक रोशन की माँ के भूमिका में दिखाई थी। एक और फिल्म आई थी परिणीता, उसके अंदर परिणीता पूरी फिल्म एक तरफ, रेखा जी की और पिक्चर है जो गाना एक तरफ। पता नहीं कौन सा जादू है रेखा जी के अंदर, जैसे उन्होंने समय को बांध लिया। दुनिया आगे बढ़ जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनके सामने कितनी अभिनेत्रियां आई गई, लेकिन रेखा जी आज भी वैसी ही है जैसे वो 30-35 साल पहले थी। और ऐसा अपने आप को रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत सख्त एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, डाइट पर उनका कमाल का कंट्रोल है, तो उन्होंने अपने आप को ऐसा बना कर रखा है। रेखा राज्यसभा की सदस्य भी हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है ये लड़की है, इसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे मिल गया। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 20वीं सदी अपने आखिरी पड़ाव पर, सारा हिंदुस्तान बाएं फैलाए 21वीं सदी का इंतजार कर रहा था। 21वीं सदी आ गई, लेकिन रेखा जी अब भी बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी वो 20वीं सदी के 7वें और 8वें दशक में दिखाई देती थी। 20वीं सदी की शुरुआत हुई लज्जा, बुलंदी, मुझे मेरी बीवी से बचाओ जैसी फिल्मों से। इन फिल्मों में भी रेखा जी का कैरेक्टर उतना ही स्ट्रांग था जैसा उनके 1980 के दशक की फिल्में या 1990 के दशक की फिल्मों में हुआ करता था। अब भी रेखा जी हमें यदाकदा फिल्मों में दिखाई देती हैं, लेकिन काम तभी करती हैं जब उनकी भूमिका उतनी सशक्त हो जितनी तब हुआ करती थी। उन 2014 में सुपर नानी में फिर लीडिंग लेडी के तौर पर ही दिखाई दी थी। हालांकि वो कैरेक्टर नानी क्या है, लेकिन वो अलग तरह की नानी है। नानी बूढ़ी है, बाद में बड़ी ग्लैमरस नानी बन जाती है। एक फैमिली इंटरटेनिंग फिल्म थी, उसमें रणबीर कपूर भी थे, शरमन जोशी थे, लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर रेखा जी का ही था। उसके बाद भी रेखा जी ने 2-4 फिल्मों में कैमियो की है। अब भी उनको अच्छी भूमिकाओं का इंतजार है। जैसे उनको अच्छी फिल्म भूमिकाएं मिलती हैं वो फिल्में जरूर करती हैं। चेहरे पर वही चार्म है जो उनके चेहरे पर 30s में था। आज भी फिगर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमको जब 30-40 की थी तब उनका जैसा फिगर था, आज भी लगभग 70 की होने जा रही है, लेकिन फिगर अब भी वैसा ही है। रेखा जी की लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आज का अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर किसी महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।